हेलो एवरीवन। तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे ग्लैंड्स, ग्रंथियां हम पढ़ रहे थे और हमने उसका इंट्रो पार्ट हमने देख लिया था। तो हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेल्स जो होती है वो मिलकर टिश्यू बनाती है और कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती है जो अपने अंदर से पदार्थों का सिक्रेशन करती है, जैसे कि हार्मोन, एंजाइम या फिर श्लेष्मा। जो इस तरह का काम करती है उनको क्या कहा जाता है? ग्लैंड्स। इसके बाद हमने देखा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? जो अपने सिक्रेशन को ब्लड वेसल्स में डालती है और ये सिक्रेशन ब्लड वेसल्स के थ्रू अन्य अंगों या जहां पर भी इसका यूज होना है वहां पर पहुंचता है। ये सिक्रेशन जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन या फिर लिपिड से। और इसको क्या कहा जाता है? हार्मोन। जो भी इसका सिक्रेशन होता है उसको हार्मोन कहा जाता है, जैसे कि इंसुलिन, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन। इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है, इसीलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। इसके बाद हमने देखी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? जो अपने सिक्रेशन को नलिकाओं में डालती है, इसीलिए इनको नलिका युक्त ग्रंथियां कहा जाता है और इनके सिक्रेशन को कहा जाता है एंजाइम, जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के दौरान जो एंजाइम्स पढ़े थे। और इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा कि कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स की तरह बिहेव करती है और उन ग्लैंड्स को कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड्स, मिश्रित ग्रंथियां। और इसके एग्जाम्पल क्या है? पैनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी। हमने सारी जो ग्लैंड्स हैं उनको यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू देखा। कौन कौन सी है? हाइपोथैलेमस जो कि कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसके बाद पीनियल ग्लैंड जो कि होती है हमारे ब्रेन में और ये सबसे स्मॉलेस्ट जो ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है वो होती है। फिर थायराइड। थायराइड सबसे बड़ी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। उसके बाद पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, इपिरिनल या एड्रिनल, फीमेल में ओवरी, मेल में टेस्टिस एंड लीवर जो कि हमारा लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इसके बाद हमने पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखा। हाइपोथैलेमस के नीचे की ओर ये लगी हुई होती है और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली, एंटीरियर, मीडियन एंड पोस्टीरियर। जो अग्रपाली है उससे स्रावित होने वाले हार्मोन है हमारे ग्रोथ हार्मोन, उसी का एक और नाम है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, देन टीएसएच, एसीटीएच, एलटीएच या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड जीटीएच। मध्यपाली से होता है एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड पश्चपाली से होता है, पोस्टीरियर लोब से होता है ऑक्सीटोसिन, एडीएच या फिर वेसोप्रेसिन। हमने देखा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन क्या है? शारीरिक वृद्धि में इसकी भूमिका होती है, सेल डिवीजन में इसकी भूमिका होती है और बोन्स के डेवलपमेंट में इसकी भूमिका होती है। इसकी कमी से हो जाता है बोनापन और इसकी अधिकता से हो जाता है भीमकायता या जाइगेंटिज्म। इसके बाद हमने देखा एलटीएच। एलटीएच होता है लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। लैक्टोट्रोपिक हार्मोन मींस गर्भावस्था के दौरान ये हार्मोन क्या करता है? स्तन की वृद्धि करता है और उसमें मिल्क के फॉर्मेशन को प्रेरित करता है। मिल्क में वसा, लैक्टोज और केसिन प्रोटीन के संश्लेषण को ये प्रेरित करता है, इसीलिए इसको मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन या फिर कहा जाता है मातृत्व हार्मोन। अब हमें आगे क्या देखने हैं? देखिए आप, हमने यहाँ पर जो पीयूष ग्रंथि बनाई थी उसमें हमने देखा ग्रोथ हार्मोन, ये हमने देख लिया। टीएसएच, एसीटीएच हम बाद में देखेंगे। एलटीएच हमने देख लिया। अब हमारा क्या बचा है? जीटीएच। तो हम क्या देखेंगे? जीटीएच। जीटीएच की फुल फॉर्म क्या है? जीटीएच की फुल फॉर्म है यहाँ पर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, इसका मीन क्या है? पहले इस वर्ड का हम मीन समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है गोनेडो। गोनेडो का मीन्स यहाँ पर है गोनाड्स। और ये जो गोनाड्स होते हैं ये हमारे मेल और फीमेल में कौन कौन से होते हैं? मेल में है टेस्टिस और फीमेल में है ओवरी। मेल में है ये टेस्टिस एंड फीमेल में है ओवरी।
तो इनसे रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी हमको फंक्शन करना है अंदर, उस वो हार्मोन कौन सा है? गोनेडोट्रोपिन मीन्स किसी चीज को प्रेरित करना, तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाड्स मेल में है टेस्टिस और फीमेल में है ओवरीज। अब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है ये भी है हमारे 2 टाइप के, एक तो है इसमें FSH और एक है इसमें LH, FSH और LH। तो फर्स्ट जो हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में, जो कि टेस्टिस और ओवरी से रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड फंक्शन को करने के लिए ये हार्मोन पाया जाता है। तो फर्स्ट हमारा कौन सा है? FSH। और FSH की फुल फॉर्म क्या है? FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकल का मीन क्या है यहाँ पर, ये आप समझिए। फीमेल में क्या होता है? फीमेल में हमने देखा कि ओवरीज होती है, और इन ओवरीज का मेन फंक्शन क्या होता है? इन ओवरीज का, जिनको हिंदी में कहा जाता है अंडाशय, तो इन ओवरीज का मेन फंक्शन होता है कि प्रोडक्शन करना ओवम का। इनका मेन फंक्शन क्या है? ओवम का प्रोडक्शन करना। ओवम मीन्स अंडा या एग जिसको हम कह सकते हैं। तो ओवरीज का जो फंक्शन है वो क्या है? ओवम का प्रोडक्शन करना। अब इस ओवम के प्रोडक्शन करने के लिए ओवरी में भी बहुत सारी क्रियाएं होगी, स्टेप बाय स्टेप क्रियाएं होगी, और उसके बाद हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर ओवम बनेगा। अब जो क्रियाएं यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर क्या होगी? मेनी स्टेप्स होंगे, और इन स्टेप्स के दौरान यहाँ पर कोई ना कोई संरचनाएं बनती जाएगी, और इन स्टेप्स के दौरान ही यहाँ पर क्या बनते हैं? ये फॉलिकल यहाँ पर बनते हैं, फॉलिकल बनते हैं। देन फॉलिकल से हमारा ये जो अंडा है उसका प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? फॉलिकल बनेंगे। और इन फॉलिकल में भी हम कौन सा फॉलिकल लेंगे? ये जो फॉलिकल हम यहाँ पर लिखेंगे उनके भी अलग अलग यहाँ पर नाम होंगे। तो यहाँ पर जो फॉलिकल है वो कौन सा है? ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। अब ये फॉलिकल्स होते क्या है, इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि फॉलिकल होता क्या है। मतलब ओवरीज से ओवम बनने के दौरान बहुत सारी स्टेप आती है, और उन स्टेप के दौरान जो संरचनाएं बनती है उसमें हमारा ये जो फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल है वो कैसा होता है? तो ये कुछ इस तरीके की संरचना होती है, जिसमें यहाँ पर जो मैं ये गोल गोल बना रही हूँ ये है हमारी सेल्स। सेल्स के बारे में आप सभी जानते हैं। इसी तरह ये सेल्स से बनी हुई संरचना होती है, और इसके अंदर कुछ पदार्थ भरा हुआ होता है। तो ये होती है हमारी फॉलिकल्स। तो क्या होता है? मेनी स्टेप्स के दौरान जब हमारा फॉलिकल बनता है, तो इस फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए इस फॉलिकल का क्या करवाना है? डेवलपमेंट। और इस फॉलिकल में, फॉलिकल से ही स्त्रावित होता है एक हार्मोन, एक और हार्मोन जो कि फॉलिकल से ही स्त्रावित होता है। तो जब फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएंगे तो इस फॉलिकल से स्त्रावित होने वाला जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसके स्त्रवण को भी ये बढ़ाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल मीन ओवरीज से ओवम बनने के दौरान बहुत सारे चरण आते हैं, उसमें हमारा फॉलिकल बनता है, और ये जो फॉलिकल होता है कुछ इस तरीके का होता है। इसके विकास के लिए, इसकी वृद्धि के लिए, और इससे हमारा ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका स्त्रवण हो सके, उसको कौन प्रेरित करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये ओनली फीमेल्स में ही काम नहीं करता है, ये मेल्स में भी काम करता है। मेल में ये क्या फंक्शन करता है? मेल में टेस्टिस से क्या बनते हैं? मेल में टेस्टिस से होता है स्पर्म का प्रोडक्शन।
टेस्टिस से स्पर्म शुक्राणु जो है वो बनते हैं। अब ये टेस्टिस से जो स्पर्म बने हैं, इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या है? ये स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये एफएसएच क्या करता है? इस स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, स्पर्म के बनने की जो प्रोसेस है, उसको प्रेरित करता है। मेल में भी इसका फंक्शन होता है। और इसके अलावा और ये क्या काम करता है? इसके अलावा मेल में ही होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन, तो इसके स्त्रवण को भी ये प्रेरित करता है। तो हमने एफएसएच के फीमेल में और मेल में दोनों में ही इसके फंक्शन हमने देख लिए क्या कार्य करता है। अब एफएसएच हमारा हो गया। जीटीएच में ही हमारा एक और हार्मोन है जिसका नाम है एलएच। जीटीएच में ही हमको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में ही हमको एक और हार्मोन पढ़ना है, वो है हमारा एलएच। एलएच क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये इसको ल्यूटिनाइजिंग क्यों कहा हमने, ये अभी हम समझेंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो हमने अभी अभी क्या देखा था? ओवरीज, और ओवरीज से क्या बनते हैं? ओवम। और इस दौरान क्या होता है? मेनी स्टेप्स आती है। और इन स्टेप्स के दौरान, इन मेनी स्टेप्स के दौरान, आगे की स्लाइड में ही हमने देखा कि एक ग्राफियन फॉलिकल बना था। ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, ओवरीज से ओवम बनने के जो अंतिम चरण हैं, जिन अंतिम चरणों के बाद फाइनली ओवम बन जाएगा, उन चरणों में ये ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो मैनी स्टेप्स में भी कौन सा स्टेप है? ये लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप के दौरान क्या बनता है? ग्राफियन फॉलिकल। और इसकी स्ट्रक्चर हमने कैसी बनाई थी? इस तरीके की कुछ संरचना बनाई, और उसके अंदर ये होता है, ये जो मैंने लाइनिंग से करा है वो क्या है? कोशिकाएं हैं। इस तरह की इसकी संरचना होती है। ये हमने देखा। ये क्या करता है? एलएच हार्मोन इस ग्राफियन फॉलिकल से इस ओवम के प्रोडक्शन को प्रेरित करता है। ओवम इससे सिक्रेट हो सके, प्रोडक्शन हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे, सिक्रेशन। तो ओवम यहाँ से रिलीज हो सके, उसको ये प्रेरित करता है हमारा ग्राफियन फॉलिकल। तो सॉरी, एलएच हार्मोन। तो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बन सके, ये जो एन यहाँ पर है, जिस इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हमने ये जो एन लिखा है, ये ही हमारा क्या है? ये ही है ओवम। तो इस ग्राफियन फॉलिकल से ये ओवम बाहर निकल सके, इसीलिए कौन काम करता है? ये एलएच हार्मोन। ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का सिक्रेशन करना। और ये क्या है? ओवम का सिक्रेशन यहाँ हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन या फिर अंडोत्सर्ग। तो एलएच हार्मोन क्या करता है? अंडोत्सर्ग की क्रिया को ये प्रेरित करता है। अब यहाँ पर अंडोत्सर्ग जो है हो गया, ओवम का सिक्रेशन यहाँ पर इस जगह से हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर ये बाहर की जो दो लेयर है वही बचेगी। ये जो बाहर की दो लेयर बची, इसको भी हमने यहाँ पर एक नाम दे दिया, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम। तो ये क्या कर रहा है? एलएच हार्मोन कार्पस ल्यूटियम के बनने को भी प्रेरित करता है, क्योंकि ये कार्पस
ल्यूटियम, इस ल्यूटियम को बनने को प्रेरित कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये हमने देखा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन। इसके अलावा और इसका फंक्शन क्या होता है, इसके अलावा और इसका फंक्शन होता है कि ये मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाता है। मेल में भी इसका फंक्शन होता है और मेल में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाता है। और इसके अलावा ये जो कार्पस ल्यूटियम संरचना जो बनी है, इससे भी एक और हार्मोन स्रावित होता है, और वो हार्मोन कौन सा है, वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आप इन हार्मोन्स के नाम अच्छी तरीके से याद कर ले, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में इनके नाम बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर कौन कौन से हार्मोन देखे, पहले में हमने देखा एस्ट्रोजन हार्मोन, फिर हमने देखा कार्पस ल्यूटियम से हो रहा है प्रोजेस्टेरोन, और मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये है हमारे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिनमें एफएसएच और एलएच दोनों हमने देख लिया है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद आगे वाली स्लाइड्स पे चलिए आप, जहां पर हमने बनाए थे एफएसएच हो गया, जीटीएच हो गया, तो अब हमको क्या देखना है, एमएसएच। एमएसएच हमको देखना है। तो ये एमएसएच क्या होता है, एमएसएच क्या होता है, एमएसएच होता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हार्मोन को मैं ऐसे ही लिख रही हूं बार बार तक। तो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हमको यहाँ पर क्या देखना होगा कि ये जो मिलेनोसाइट है वो क्या होती है, मिलेनोसाइट क्या होती है। तो देखिए आप, जो ह्यूमंस होते हैं उनमें किसी की जो स्किन है उसका कलर लाइट होता है, किसी की स्किन का कलर डार्क होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है इस मिलेनोसाइट की वजह से। मिलेनोसाइट क्या है यहाँ पर, मिलेनोसाइट एक सेल है जो हमारी त्वचा में पाई जाती है। क्या है मिलेनोसाइट, एक सेल है जो कि त्वचा में पाई जाती है। तो ये क्या करती है, ये हमने यहाँ पर बनाई स्किन, क्या है ये स्किन। अब स्किन में ये मिलेनोसाइट करके एक कोशिका पाई जाती है, ये हमने मिलेनोसाइट यहाँ पर बना दी। ये मिलेनोसाइट कोशिका क्या करती है, ये ही डार्क कलर या फिर लाइट कलर के लिए जिम्मेदार होती है। किसके लिए जिम्मेदार होती है, डार्क कलर या फिर लाइट कलर, मींस ये स्किन के कलर को डिफाइन करती है। स्किन कलर कैसा होगा ये हम किससे निर्धारित करेंगे, मिलेनोसाइट कोशिकाएं किस तरह से यहाँ पर बिहेव कर रही है। तो यहाँ पर, और इसके अलावा ये मिलेनोसाइट सेल्स क्या करती है, इसके अलावा सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, सन से आने वाली यूवी लाइट्स, इनसे प्रोटेक्शन का काम भी ये करती है। यूवी लाइट से प्रोटेक्शन का काम कौन करती है, मिलेनोसाइट सेल। अब मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है, ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग मींस क्या होता है, प्रेरित करना। तो ये क्या करेगा, ये जो मिलेनोसाइट है यहाँ पर, जो मैंने मिलेनोसाइट यहाँ पर बनाई, इसको क्या करेगा, ये इसको प्रेरित करने का काम करेगा, इसको एक्टिव करने का काम ये करेगा। अब ये जो है इसने इसको एक्टिव किया, तो इसने इसको एक्टिव किया तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर मिलेनिन पिगमेंट का प्रोडक्शन होगा। एक्टिव करने के बाद इसमें मिलेनिन जो पिगमेंट है, मिलेनोसाइट कोशिकाओं से एक पिगमेंट निकलता है, उसको क्या कहते हैं, मिलेनिन पिगमेंट। तो यहां से निकलेगा
पिगमेंट, पिगमेंट को हिंदी में कहा जाता है वर्णक। ये जो पिगमेंट है जो मिलेनोसाइट सेल से निकला है उसे क्या कहेंगे, मिलेनिन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेम, मिलेनिन। और ये जो मिलेनिन होता है वह वो ही जो त्वचा है उसके कलर के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये मिलेनोसाइट कोशिकाओं से मिलेनिन जो वर्णक है उसके बनने को प्रेरित करेगी और बनने को प्रेरित करेगी। और ये जो मिलेनिन है वो ही क्या करता है, स्किन के कलर को डिफाइन करता है। तो ये है हमारी मिलेनोसाइट सेल और मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा हो गया। अब हमको आगे क्या देखना है, अगेन हम आगे चलते हैं। देखिए MSH हमारा हो गया। अब पश्चपाली से ऑक्सीटोसिन और ADH हमारे बचे हुए हैं। तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है वो क्या करता है, फीमेल जो होती है, फीमेल, फीमेल में गर्भावस्था की जब अवधि होती है उस दौरान ये काम करता है। उसके अंतिम दिनों में, गर्भावस्था के अंतिम दिनों में, जब क्या होने वाली होती है, डिलीवरी। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में मीन्स 9 मंथ जो है इस प्रेगनेंसी के कंप्लीट होने वाले होते हैं और बेबी का जो जन्म है वो होने वाला होता है। तो उस टाइम क्या करता है, गर्भावस्था के अंतिम दिनों में जो गर्भाशय है, अब गर्भाशय कैसा होता है, गर्भाशय कुछ इस तरीके का होता है। ये गर्भाशय है और गर्भाशय की जो वॉल है इन्हीं पर कुछ मसल्स पाई जाती है और इसी के अंदर जो भ्रूण है उसका डेवलपमेंट होता है। इसी के अंदर भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर ये भ्रूण है जो कि शिशु बन चुका है 9 मंथ के बाद। तो क्या होगा, गर्भावस्था के अंतिम दिनों में गर्भाशय की ये जो दीवार है, गर्भाशय की दीवार, गर्भाशय की भित्ति, यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल जो है उसमें क्या करेगा ये हार्मोन, गर्भाशय की भित्ति की जो ये मसल्स हैं, ये जो मसल्स आपको यहाँ पर दिख रही होगी, गर्भाशय हमने बना लिया, इसकी भित्ति जो है और ये जो मसल्स हैं उनमें ये कॉन्ट्रक्शन को प्रेरित करता है, उनमें ये संकुचन को प्रेरित करता है। कॉन्ट्रक्शन को प्रेरित करता है। अब ये कॉन्ट्रक्शन को प्रेरित करेगा तो क्या होगा, ये जो गर्भाशय की दीवार है यहाँ पर कॉन्ट्रक्शन होगा, कॉन्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, प्रसव पीड़ा होगी, जो लेबर पेन है वो होगा। प्रसव पीड़ा होगी, लेबर पेन होगा और उसकी वजह से क्या होगा, शिशु का जन्म इजीली हो जाएगा। यहां से जो डिलीवरी है वो इजीली हो जाएगी, डिलीवरी इजीली हो जाएगी। तो क्या करता है, गर्भावस्था के अंतिम दिनों में गर्भाशय की दीवार की अनैच्छिक पेशियों में संकुचन को प्रेरित करता है और उस संकुचन की वजह से प्रसव पीड़ा होती है, लेबर पेन होता है और इस लेबर पेन के कारण यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन लगता है और जो डिलीवरी है वो इजीली यहाँ पर हो जाती है। इसीलिए इसको प्रसव हार्मोन भी कहा जाता है।
अब यहाँ पर डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद ये एक और काम करता है। ये क्या काम करता है? दुग्ध ग्रंथियां जो होती है, मेमरी ग्लैंड जो होती है, उनसे दुग्ध के स्त्रवण को ये प्रेरित करता है। डिलीवरी के बाद जो दुग्ध ग्रंथियां हैं, दुग्ध ग्रंथियां, या फिर इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में इनको कहा जाता है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड्स इनको कहा जाता है। इनसे ये दुग्ध के स्त्रवण को प्रेरित करता है। इसीलिए इस हार्मोन का एक और नाम है, इस हार्मोन का एक और नाम क्या है? दुग्ध स्त्रावी हार्मोन। क्या नाम है? दुग्ध स्त्रावी हार्मोन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पर देखा। एक तो ये प्रसव को इजीली कराएगा, और एक क्या करेगा, प्रसव के बाद जो दुग्ध ग्रंथियां होती है उनसे दुग्ध का स्त्रवण को प्रेरित करता है, इसीलिए इसको दुग्ध स्त्रावी हार्मोन कहा जाता है। और इसका मिसयूज किसमें किया जाता है? इसका मिसयूज किया जाता है मवेशियों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा ये जो हार्मोन होता है वो फीमेल में ज्यादा होता है, मेल की तुलना में। फीमेल में ज्यादा होता है मेल की तुलना में। और यही हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही एक और नाम है, वो है लविंग हार्मोन। लविंग हार्मोन। इसको लविंग हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है हमारी भावनाएं, जैसे कि भावुकता, प्यार, स्नेह, इनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि भावुकता, स्नेह, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें कौन सा देखना है? इसके बाद हमें देखना है एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एडीएच, जो कि पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से स्त्रावित हो रहा था। एडीएच को, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें यूरिन का उत्पादन, यूरिन का सिक्रेशन करने के लिए एक ऑर्गन पाया जाता है। यूरिन मीन्स मूत्र, यूरिन हिंदी में मूत्र। इसको बनाने के लिए, यूरिन को बनाने के लिए ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन काम करता है वो कौन सा है? वो है किडनी। और इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? वृक्क। तो यूरिन के फॉर्मेशन के लिए ह्यूमन में कौन सा अंग काम करता है? किडनी या फिर वृक्क। अब ये जो किडनी होती है, देखिए हमने जो ह्यूमन है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी देखी थी? कोशिका। और तंत्रिका कोशिका जो होती है, जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। उसी प्रकार इस किडनी की भी एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। किडनी की भी क्या है? एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। और ये जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किडनी की, उसको भी यहाँ पर एक अलग नाम हमने दे दिया। और वो नाम क्या है? वो नाम है यहाँ पर नेफ्रॉन। हिंदी और इंग्लिश में सेम लिख सकते हैं आप, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है वो यूरिन, मूत्र के बनाने के लिए मेन फंक्शन करता है, ये नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन की संरचना किस तरीके की होती है? इसकी संरचना कुछ इस तरीके की होती है। नेफ्रॉन की संरचना
कुछ इस तरीके की होती है। ये होती है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर। जब हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, अभी बस एक सांकेतिक रूप से यहाँ पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने बनाया है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है, यहाँ से क्या होता है, प्रोसेस स्टार्ट होती है यूरिन फॉर्मेशन की। यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई तो वो इस पाथ को फॉलो करती है और इस पाथ को फॉलो करके वो यहाँ पर जाता है, जो भी यूरिन यहाँ पर बनता है। तो इस पाथ में ये जो पाथ है, ये जो इसका स्थान है, ये वाला जो स्थान है, इसका एक नाम है यहाँ पर, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या नाम है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका इसका नाम है। और ये क्या करता है, इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसका इंग्लिश में नाम है। अब यहाँ पर क्या प्रोसेस होती है, यहाँ पर ये यूरिन आ रहा है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये यूरिन आ रहा है। इस यूरिन में क्या होगा, इस यूरिन में यहाँ पर वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा। यूरिन में यहाँ पर क्या होगा, वाटर कंटेंट H2O, यहाँ पर क्या होगा, H2O। तो इस दूरस्थ कुंडलित नलिका में क्या होता है, ये जो हार्मोन है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है, यहां से ADH हार्मोन यहां से इस H2O को बाहर निकालता है। H2O का क्या करता है, ये H2O का पुनः अवशोषण करता है, पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन क्यों कहा, ये भी देख लीजिए। H2O का क्या करता है, ADH हार्मोन रीएब्जॉर्प्शन करता है। और रीएब्जॉर्प्शन हमने इसलिए कहा क्योंकि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तब हमने देखा था कि जो बड़ी आंत होती है वहां पर H2O का अवशोषण होता है। एक बार अवशोषण वहां पर हो गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पुनः अवशोषण, दोबारा अवशोषण यहाँ पर हो रहा है H2O का। तो यहाँ पर ये H2O का पुनः अवशोषण करता है और H2O को कहां पर भेज देता है, देखिए हमारी जो पूरी बॉडी है वहां पर ब्लड वेसल्स हर जगह पाई जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगी, यहाँ पर भी कुछ ब्लड वेसल्स होगी। क्या होगी, ब्लड वेसल्स। तो ये H2O का एब्जॉर्प्शन करेगा और H2O का एब्जॉर्प्शन करके उसको कहां पर डाल देगा, इस ब्लड वेसल में। H2O का अवशोषण करके इसे ब्लड वेसल में डाल देगा। अब जो यहाँ पर यूरिन बनेगा, यहाँ पर जो यूरिन बनेगा वो कैसा होगा, यहाँ पर जो यूरिन बनेगा वो अब होगा कम मात्रा में, और इसके अलावा कम मात्रा मतलब इसकी सांद्रता कम होगी। यूरिन की कम मात्रा यहाँ पर है, इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूरिन में वाटर की सांद्रता कम होगी। किसकी सांद्रता कम होगी, वाटर की सांद्रता कम होगी। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो किसके द्वारा किया जाता है, ADH के द्वारा। अब यहाँ पर H2O का ये अवशोषण कर रहा है, यूरिन की जो मात्रा है उसको कम बना रहा है, इसीलिए हम एक और वर्ड क्या यूज ले सकते हैं कि ये जो करता है वो जल संतुलन का काम करता है। जल संतुलन, जल संतुलन का कार्य कौन करता है, जल संतुलन का कार्य ADH। ठीक है, ADH जल संतुलन का कार्य करता है। अब मान लो कि ADH हार्मोन की कमी हो गई, यहाँ पर ADH हार्मोन नहीं है, ADH यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा था, ADH हार्मोन नहीं है, ADH नहीं है, या फिर ये है कम मात्रा में, तो क्या हो रहा था, यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा था, तो H2O का एब्जॉर्प्शन
H2O का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पर H2O का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और H2O का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जो यूरिन है वो अधिक मात्रा में उत्सर्जित होगा। H2O का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं होगा तो क्या होगा, यूरिन की मात्रा अधिक होगी। H2O का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन की मात्रा अधिक होगी, और ये जो यूरिन है वो कैसा होगा, ये यूरिन तनु होगा। तनु मीन्स इसमें जो वाटर है उसकी मात्रा यहाँ पर ज्यादा होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, तनु। तनु या फिर यूरिन की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको, इस कंडीशन को भी यहाँ पर एक रोग का नाम दिया गया है, और वो रोग यहाँ पर क्या है, वो है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हमको यहाँ पर सेम लिखना है, डायबिटीज इंसिपिडस। ये हमने देखा यहाँ पर एक और रोग। अब क्या हो रहा था, ये यहाँ पर यूरिन की मात्रा ज्यादा है, किस जगह, जब H2O का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो क्या है यहाँ पर यूरिन की मात्रा ज्यादा है, और यूरिन की मात्रा ज्यादा है मीन्स यूरिन अधिक मात्रा में है, तो उसको हम क्या कह देंगे, डाई यूरेटिक। क्या है, डाई यूरेटिक मीन्स यूरिन की मात्रा यहाँ पर ज्यादा है, और ये वाला जो हार्मोन है एडीएच क्या कर रहा है, इस यूरिन की मात्रा को कम करने का काम कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एंटी। तो ये हार्मोन का नाम क्या हो गया, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, क्योंकि क्या कर रहा है ये, यूरिन में पानी की मात्रा को कम करने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। और देखो इसी हार्मोन का एक और नाम है, और इस हार्मोन का एक और नाम क्या है, वैसोप्रेसिन हार्मोन। अब इसका ये नाम क्यों है ये भी आप देखिए। हमने क्या देखा, ये जो ब्लड वेसल है इसको उठा के मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये ब्लड वेसल मैंने यहाँ पर बना दी, और इसमें किसका एब्जॉर्प्शन हुआ, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पर H2O का एब्जॉर्प्शन एडीएच के द्वारा किया गया, H2O का एब्जॉर्प्शन हुआ, और ब्लड वेसल में इसके अलावा और क्या है, ब्लड है, यहाँ पर ये रक्त भी यहाँ पर उपस्थित है। तो देखिए आप, पहले की कंडीशन क्या थी, जब इसमें H2O का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ था, H2O का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ था तो इसमें ओनली रक्त प्रवाहित हो रहा था, जो कि ये वाला H2O यहाँ पर नहीं था, तो रक्त प्रवाहित हो रहा था, तो इसकी जो भित्तियां हैं, ब्लड वेसल की जो वॉल है उस पर ओनली और ओनली वही रक्त जो है वो दबाव लगा रहा था। अब क्या हुआ, इसमें वाटर भी आ गया, तो ये वाटर भी, जो ये भित्तियां हैं उस पर दबाव लगाएगा, ये वाटर भी यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेगा, किस पर, ब्लड वेसल की वॉल पर, वाटर किससे मिलके, रुधिर से मिलकर। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रक्त वाहिनियां हैं उनकी भित्तियों पर प्रेशर लग रहा है, तो वेसो मीन्स यहाँ पर है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और प्रेसिन मीन्स प्रेशर। तो क्या कर रहा है ये जो है रक्त की जो रक्त वाहिनी की जो भित्तियां हैं उन पर प्रेशर को बढ़ा रहा है, इसीलिए इसका एक और नाम क्या है, वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो ये एडीएच हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एडीएच के बाद हमें और क्या देखना है, एडीएच के बाद हम दूसरी ग्लैंड ले लेते हैं, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब हम दूसरी ग्लैंड लेंगे, और दूसरी वाली ग्रंथि कौन सी है, दूसरी वाली ग्रंथि है हमारी पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड।
पीनियल ग्रंथि। अब पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है, ये हमने जब ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तब देखा था कि जो इपिथैलेमस है, इपिथैलेमस में हमारी पीनियल ग्रंथि प्रेजेंट होती है। अब ये जो पीनियल ग्रंथि है उससे भी एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है, पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम है मिलेटोनिन हार्मोन। मिलेटोनिन हार्मोन, मिलेटोनिन हार्मोन। अब ये मिलेटोनिन हार्मोन जो है हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है, इस पीनियल ग्रंथि का क्या रोल है, वो हम आगे देखते हैं। तो क्या होता है, जब तेज लाइट होती है, तेज प्रकाश होता है, तेज लाइट होती है, जैसे कि दिन का समय, दिन के समय में सूर्य की रोशनी की वजह से वहां पर तेज प्रकाश होता है। तो जब भी तेज प्रकाश होता है तब मिलेटोनिन जो हार्मोन है इसका सीक्रेशन बढ़ जाता है। कौन बढ़ जाता है, मिलेटोनिन। आप मिलेटोनिन और मिलेनिन दोनों को मिक्स ना करें, दोनों के अलग अलग फंक्शन हम देख रहे हैं। जो मिलेटोनिन है वो क्या करता है, तेज प्रकाश में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, सॉरी तेज प्रकाश में इसकी मात्रा बढ़ती नहीं, सॉरी तेज प्रकाश में इसकी मात्रा कम हो जाती है। मिलेटोनिन हार्मोन की तेज जब प्रकाश होता है तब मिलेटोनिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। और जब भी डिम लाइट होती है, मंद प्रकाश होता है, मंद प्रकाश होता है या फिर अंधकार होता है, तो अंधकार में ये जो मिलेटोनिन हार्मोन है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। और इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है सोने को, प्रमोट करता है किसको, सोने को। स्लीप जो सोना है उसको प्रमोट करता है जब इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो क्या कर रहा है ये, स्लीप एंड वेक साइकिल, सोने और जागने की जो साइकिल है उसको कंट्रोल करता है। इस तरीके से सिक्रेशन बढ़ा के और घटा के क्या करता है ये, स्लीप एंड वेक साइकिल, इसको करता है ये कंट्रोल। देखिए आप, जब भी नाइट होता है, नाइट होती है, तो अगर आप कोई भी मोबाइल फोन देख रहे हैं या लैपटॉप देख रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उस वजह, क्योंकि तेज प्रकाश होगा, प्रकाश हमारी हमारी बॉडी में किससे जाएगा, आईज के थ्रू। तो प्रकाश होगा तो मिलेटोनिन हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो कम होगा और वो किसको प्रमोट करेगा, जागने को। मिलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन जब ऊपर तो कम होगा और नीचे जब ज्यादा होगा, मंद प्रकाश में या अंधकार में जब उसका सिक्रेशन ज्यादा होगा तो वो किसको प्रमोट करेगा, सोने को। इसीलिए ये स्लीप और वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। ठीक है, स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। इसीलिए ये जो साइकिल है, कंट्रोल करने की जो इसकी प्रक्रिया है, उसको हम एक नाम दे देते हैं और वो नाम है यहाँ पर सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम। इसको कहा जाता है सर्केडियन रिदम। अब क्या होता है, मान लीजिए आप रात में सोए हैं, तो सोए हैं तो आपको कल कोई इंपॉर्टेंट काम है और आपको जगना है सुबह 5 बजे, तो आपने अलार्म तो लगा दिया 5 बजे जगने का मोबाइल फोन में या फिर अलार्म क्लॉक में। इसके अलावा आप खुद भी सोच के सोते हैं इस तरीके से कि मेरे को सुबह 5 बजे उठना है, तो आपका क्या होगा, एकदम से ही आपकी नींद उस अलार्म के बजने से पहले खुल जाएगी, 5 बजे के थोड़ा सा पहले। तो वो जो खुलती है वो किस कारण खुलती है, वो खुलती है हमारी पीनियल ग्लैंड के कारण, वो खुलती है हमारे मेलेटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड के कारण। इसीलिए ये जो पीनियल ग्लैंड है इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक इसको कहा
जाता है। ये हमने देखा, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहा जाता है। अब इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है, इसको कहा जाता है तीसरी आंख। पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है तीसरी आंख, थर्ड आई। थर्ड आई भी इसको कहा जाता है। अब ये जो थर्ड आई है वो इसे क्यों कहा जाता है, थर्ड आई इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है, जो ये ब्रेन है, थर्ड आई क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है उसके सेंटर में स्थित होती है। ब्रेन के सेंटर में होती है कौन, पीनियल ग्लैंड हमारी कहाँ होती है, ब्रेन के सेंटर में। इसी के अलावा ये क्या होती है, लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। ये हमने देखा, लाइट ज्यादा होगी तो कम हो जाएगा, मंद होगी तो इसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये क्या होती है, लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, लाइट के लिए सेंसिटिव है, संवेदनशील है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तीसरी आंख इसको कहा जाता है। तो ये हमारी हो गई है पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड हो गई, इसके बाद हम कौन सी ग्लैंड, कौन सी जो ग्रंथि है वो पढ़ेंगे। तो आगे देखिए आप, जब आपने एक इसमें ग्लैंड्स का डायग्राम बनाया था, ग्लैंड्स को शो किया था कि कौन कौन सी ग्लैंड्स है, तो हमारी पिट्यूटरी हो गई, पीनियल हो गई। हम पढ़ लेते हैं अब थाइमस ग्लैंड, क्योंकि ये छोटी सी है, फटाफट हो जाएगी। तो हम आगे कौन सी ग्रंथि देखेंगे, हम देखेंगे थाइमस ग्रंथि, थाइमस, थाइमस ग्लैंड हम आगे पढ़ेंगे। अब थाइमस ग्लैंड क्या होती है, थाइमस ग्लैंड जो होती है उससे भी एक हार्मोन रिलीज होता है, थाइमस ग्रंथि से भी एक हार्मोन रिलीज होता है, और वो कौन सा हार्मोन है, वो है यहाँ पर थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। अब ये थाइमोसिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, थाइमस ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, ये जो थाइमस ग्लैंड है उसका फंक्शन होता है इम्यूनिटी में, किसमें, इम्यूनिटी में। अब ये इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी का मीन होता है हिंदी में प्रतिरक्षा। अब ये प्रतिरक्षा क्या होती है, प्रतिरक्षा होती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। हम रोगों से किस तरह से लड़ते हैं, कोई भी अगर पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारी बॉडी में आ जाता है तो हम उससे किस तरह से फाइट करते हैं, कैसे उसको कॉप अप करते हैं, तो वो जो हमारी कैपेबिलिटी है वो होती है प्रतिरक्षा। तो थाइमस ग्लैंड किसका काम करती है, प्रतिरक्षा का। और क्या होता है, एज बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्लैंड का आकार छोटा होता जाता है। ये जो थाइमस ग्रंथि है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका आकार छोटा होता जाएगा। किसका आकार छोटा होता जाएगा, थाइमस ग्रंथि का। अब ये जो थाइमस ग्रंथि है ये ही लिम्फोइड ऑर्गन होती है। थाइमस ग्रंथि जो है ये एक लिम्फोइड ऑर्गन है, लिम्फोइड ऑर्गन। अब ये क्या होता है, लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, लिम्फोइड ऑर्गन उस ऑर्गन को कहा जाता है जहां पर जो इम्यूनिटी सेल्स हैं वो बनती है और इम्यूनिटी सेल्स मैच्योर होती है। लिम्फोइड ऑर्गन किसको कहा जाता है, यहाँ पर क्या होगा, इम्यूनिटी का काम कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर इम्यूनिटी से रिलेटेड जो सेल है वो यहाँ पर बनेगी या फिर उनका मैच्योरेशन होगा। इम्यूनिटी से रिलेटेड सेल यहाँ पर बनेगी या फिर उनका मैच्योरेशन यहाँ पर होगा। तो ये है हमारा थाइमस ग्लैंड, और थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेशन होता है। आज की क्लास में हम यही इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने देखा गोनेडोट्रोपिन, पानी पी लेती हूँ पहले मैं।
गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन क्या होता है, इससे दो हार्मोन होते हैं एफएसएच और एलएच। ये एफएसएच जो होता है उसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है, ओवरीज से बनता है ओवम, उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, उसमें एक स्टेप होता है जहां पर फॉलिकल बनता है, फॉलिकल भी कौन सा, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल के विकास को और ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन के स्त्रवण को ये प्रमोट करता है, कौन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा और ये क्या काम करता है, मेल में टेस्टिस से बनता है स्पर्म, और स्पर्म इस बनने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस को ये प्रेरित करता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन के स्त्रवण को भी ये प्रेरित करता है। इसके बाद हमने देखा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वही ओवम बनने के दौरान ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम जो है उसके उत्सर्जन को, उसके सिक्रेशन को कौन प्रमोट करता है, एलएच हार्मोन, अंडोत्सर्ग को। और बची हुई जो संरचना है वो क्या कहलाती है, कार्पस ल्यूटियम, क्योंकि ये कार्पस ल्यूटियम है इसीलिए इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेल में क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन को प्रेरित करता है। इसके बाद हमने देखा एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है उनको मिलेनोसाइट कहा जाता है। मिलेनोसाइट में ये मिलेनिन पिगमेंट के बनने को प्रेरित करता है, और ये क्या करता है, ये स्किन के कलर को डिसाइड करता है, और इसके अलावा सन से जो यूवी रेज आती है उनसे हमारी जो स्किन है उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भावस्था के अंतिम समय में गर्भाशय की दीवार की अनिच्छिक पेशियों में संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे प्रसव इजीली संपन्न हो जाता है, इसीलिए इसको प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। और क्या करता है, जो प्रसव के बाद दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्त्रवण को ये प्रेरित करता है। इसका मिसयूज किसमें किया जाता है, जो मवेशियां होती है उनसे ज्यादा दुग्ध प्राप्त करने के लिए, मेल फीमेल में ये ज्यादा होता है, इसे लविंग हार्मोन भी कहा जाता है, भावुकता, प्यार, स्नेह आदि के लिए ये जिम्मेदार होता है। इसके बाद हमने देखा एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन जो नेफ्रॉन है उसके दूरस्थ कुंडलित नलिका से H2O के रीअब्जॉर्प्शन को प्रेरित करता है, और उसको कहाँ पर डाल देता है, ब्लड वेसल में। और इससे जो मूत्र है वो कैसा बनता है, सांद्र बनता है, और मतलब मूत्र कम मात्रा में यहाँ पर बनेगा। और जब इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो H2O का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मूत्र अधिक मात्रा में बनेगा, और इसको कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि ये यूरिन के कम बनने को प्रेरित कर रहा है, यूरिन की मात्रा कम बनने को, इसीलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। क्योंकि H2O का एब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल्स में हो रहा है यहाँ पर, तो H2O रुधिर के साथ मिलकर ब्लड वेसल पर दाब लगा रहा है, इसीलिए इसे वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। इसके बाद हमने क्या देखा, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड से निकलता है मिलेटोनिन हार्मोन। तेज प्रकाश में इसकी मात्रा कम होती है, अंधकार में या मंद मंद जो प्रकाश होता है उसमें इसकी मात्रा ज्यादा होती है, और ये किसको प्रमोट करती है, सोने को प्रमोट करती है। इसीलिए क्या होता है, स्लीप और वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, कौन, हमारा मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। इसीलिए इसको हमने एक और टर्म दिया है, ये सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है, सर्केडियन रिदम को कंट्रोल ये करता है। और इसी के अलावा इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, इसको तीसरी आंख भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रेन में सेंटर में स्थित होता है और लाइट के लिए ये सेंसिटिव होता है। इसके बाद हमने देखा थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि से निकलता है थाइमोसिन हार्मोन, और ये थाइमस ग्लैंड जो है इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है। इसके अलावा छोटी छोटी जब हमारी उम्र जब कम होती है तब ये बड़ी आकार इसका होता है, और इसका आकार छोटा होता जाता है एज बढ़ने के साथ साथ। ये क्या करती है, ये एक लिम्फोइड ऑर्गन होती है। लिम्फोइड ऑर्गन मींस क्या होता है, जो इम्यूनिटी सेल्स है वो यहाँ पर बनेगी और यहाँ पर या फिर यहाँ पर मैच्योर होगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, आप इसको रिवाइज करके आए।